हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और ये हमारा 7th लेक्चर है और प्रोबेबली चैप्टर 1 का लास्ट लेक्चर है। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। और ये वाला जो टॉपिक है ना, सरदार पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, ये वाला टॉपिक अभी ऐड किया गया है। अभी नया जो सिलेबस आया है ना, आपका एनसीईआरटी में एक टॉपिक ऐड किया गया है, चैप्टर नंबर जो 1 है, चैलेंजेस बिफोर नेशन बिल्डिंग। ये बुक में नहीं है और ये सीबीएसई ने नया ऐड किया है, तो ये भी हमें आना चाहिए। सरदार पटेल के बारे में और नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में दे रखा है। इसके अलावा मैं इसमें 2 टॉपिक और एक्स्ट्रा कराने वाला हूँ। हालांकि सरदार पटेल जो अपने हैं, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये फेमस हुए थे 2 आंदोलनों की वजह से। एक था बारदोली। कौन सा आंदोलन था? बारदोली आंदोलन था पहला, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक दूसरा था खेड़ा आंदोलन। कौन सा था? खेड़ा। तो सरदार पटेल के बारे में ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ चीज़ एक्स्ट्रा डिस्कस की जाएंगी, वो आपके नॉलेज के पर्सपेक्टिव से हैं। तो एक चीज़, तो इनको हम बोलते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। ध्यान देना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने हमारे भारत में, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तब लगभग लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स को एक किया था। तो इन्होंने एक भारत बनाने में, भारत को एक करने में, प्रिंसली स्टेट्स को मिलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इस वजह से इनको बोला जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। 2 आंदोलनों की वजह से अंग्रेजी सरकार को भी ये झुका देते हैं। कौन कौन से आंदोलन थे? खेड़ा सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह। इन दोनों आंदोलनों में दोनों बार सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 में प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे। और अहमदाबाद म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट भी रहे, अहमदाबाद के म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट भी रहे 3 बार, 1922, 1924, 1927 में। और जब भारत आज़ाद हो गया था, तो आज़ाद भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर में बनते हैं। और 1991 में इनको मिलता है भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार इनको मिलता है। और इनकी अभी एक स्टैचू बनाया गया है भारत में इनका, अहमदाबाद, सॉरी, गुजरात में। और गुजरात में भी नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान देना कहाँ पर, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, जगह का नाम है केवड़िया। वहाँ पर इनका सबसे वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू बनाया गया है। और इस स्टैचू को नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ध्यान देना, वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है ना। और गुजरात में भी नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, केवड़िया जगह का नाम है, ठीक है, नर्मदा रिवर के आसपास ही है। इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे गूगल पर भी मैंने चेक किया, यहाँ पे क्या क्या दे रखा है वो भी मैं बता देता हूँ। मेन मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 नडियाड, और इनकी डेथ हुई थी 15 दिसंबर 1950 में। इनकी डेथ हुई थी मुंबई में। और इनकी बीबी, इनकी जो पत्नी थी, उनका नाम था जवेरवा पटेल, ठीक है ना। और इनके निकनेम कहा जाता है, इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, सरदार बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग मैन मतलब आयरन मैन, ये इनको कुछ निकनेम दिए गए, ठीक है ना। और इनको भारत रत्न भी मिला है 1991 में, पोस्ट ह्यूमस, जो मतलब डेथ के बाद, कुछ लोगों को डेथ के बाद जो मतलब अवार्ड मिलता है ना, तो ऐसे ही इनको डेथ होने के बाद में इनको क्या दिया गया? भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न दिया गया, ठीक है ना। तो और साथ के साथ में ये भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी बने थे। और पॉपुलरली इनको सरदार पटेल के नाम से जाना जाता है। टॉपिक क्या ऐड किया गया, जो बुक में दे रखा है वो मैं बताता हूँ। नया जो कंटेंट ऐड किया गया है कि सरदार पटेल वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सरदार पटेल भारत के पहले डिप्टी पीएम बने थे और होम मिनिस्टर बने थे। और ये सरदार पटेल 2 पॉपुलर मूवमेंट की वजह से निकल के आते हैं। जब आज़ादी का संघर्ष चल रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उस समय 2 आंदोलनों की वजह से सरदार पटेल मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। तो 2 आंदोलन कौन कौन से थे? पहला था खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में हुआ था, और दूसरा था बारदोली सत्याग्रह, जो 1928 में हुआ था। इन दोनों के बारे में सीबीएसई ने तो नहीं दिया है और ना ही एनसीईआरटी में दे रखा है, मगर इनको हम पढ़ लेते हैं थोड़ी नॉलेज के लिए, ठीक है। तो खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो खेड़ा एक जगह गुजरात में, यहाँ के जो पीजेंट्स हुआ करते थे, यहाँ के जो किसान हुआ करते थे, वो बेचारे गरीबी की मार झेलते थे। कभी फेमाइंस आ जाती थी, यहाँ पे महामारी आ जाती थी। इन समस्याओं से लगातार वो परेशान रहा करते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर मतलब लगातार फेमाइन, और फेमाइन मतलब अकाल वकाल पड़ जाता है, गरीबी, ये समस्याएं लगातार चल रही थी। रोग भी फैल गया था यहाँ पे। और ये आता था बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर में। अंग्रेजों की जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, तो ये जो खेड़ा था ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर में आया करता था।
और यहाँ पर 1978 के समथिंग यहाँ पर 23% टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं। ध्यान देना, इस जगह पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिए 23%। कितने परसेंट? 23% बढ़ा दिए। 1918 में अकेले खेड़ा में 17,000 लोगों की जान चली जाती है प्लेग की वजह से। मतलब यहाँ महामारी जो फैल गई थी उसकी वजह से 17,000 लोग मर जाते हैं, और ऊपर से कोलेरा भी फैल जाता है। कोलेरा एक बीमारी है, वो भी यहाँ पर फैल जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, लोग तो पहले ही परेशान थे, मर रहे थे, गिर रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी, फेमाइंस आ रही थी। ऊपर से सरकार ने क्या बोल दिया कि हम टैक्स बढ़ा रहे हैं 23%। यहाँ पे आप देख रहे हो अंग्रेजों का मतलब नेचर कैसा था। अंग्रेजों को भारत मर रहा है, भारत के लोग मर रहे हैं, गिर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। और गवर्नमेंट ने ये भी बोला अगर कोई व्यक्ति टैक्स नहीं देगा तो उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाएगा, प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। तो भाई ऐसे में तो फिर किसान गुस्सा होंगे ही होंगे, सिंपल सी बात है। तो ऐसे में एंट्री होती है हमारे वल्लभ भाई पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहाँ पर एंट्री होती है। और इसी अब जब यहाँ पे लोग इतने परेशान थे, अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ा दिए और बोला कि टैक्स देना ही देना पड़ेगा, लोगों की जान जा रही थी। तो ये इमीडिएट कारण बनता है इस रिवोल्ट का, जो खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था। और ये रिवोल्ट जो थी किसके खिलाफ थी, टैक्स के खिलाफ थी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को ऑर्गेनाइज किया और बोला कि भाई अब हम क्या करेंगे, अब हम रिवोल्ट करेंगे, विद्रोह करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, सभी लोगों को इस मेजर टैक्स रिवोल्ट के लिए इकट्ठा किया। सभी कास्ट कम्युनिटी क्रीड से मतलब सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। किसानों ने एक पिटीशन साइन की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में। और पिटीशन किस लिए साइन की थी, ताकि टैक्स को क्या किया जा सके, स्क्रैप किया जा सके, टैक्स को हटाया जा सके। इस आंदोलन के जो स्पिरिचुअल लीडर माने जाते हैं वो माने जाते हैं महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी स्पिरिचुअली सपोर्ट कर रहे थे, बाहर से सपोर्ट कर रहे थे इनको, मतलब इस आंदोलन की आत्मा कहा जा सकता है। मगर रियल ग्राउंड पर कौन काम कर रहे थे, रियल ग्राउंड पर काम कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये मतलब रियलिटी में वहाँ पे काम कर रहे थे। और इस खेड़ा सत्याग्रह का रिजल्ट ये रहा, गवर्नमेंट को मानना पड़ा। और गवर्नमेंट ने क्या किया, उस साल का और उससे अगले साल का 2 साल का टैक्स जो था वो क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और जिन जिन लोगों की प्रॉपर्टी को छीना था, कॉन्फिस्केट किया था, मतलब जब्त की थी प्रॉपर्टी, उसको सरकार को लौटाना पड़ा। और यहाँ पर जीत होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की और किसानों की। ठीक है, तो यहाँ से ये नेता के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा सत्याग्रह है बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में हुआ था। ये चीज़ आप ध्यान रखना। यहाँ पर भी वही टैक्स वाली कहानी है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो लैंड रेवेन्यू को बढ़ा देती है 30% तक। मतलब ज़मीन पर जो टैक्स लिया जाता था उसको 30% तक इंक्रीज कर दिया जाता है। फिर वही यहाँ के किसानों ने क्या किया, आंदोलन किया, और यहाँ पर पहुँच जाते हैं हमारे वल्लभ भाई पटेल। और वल्लभ भाई पटेल जी ने यहाँ पर सत्याग्रह किया। और बारदोली भी आपको ध्यान रखना है, बारदोली जगह भी कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में यहाँ के जो बारदोली के जो पीजेंट्स थे, मतलब बारदोली के जो किसान हुआ करते थे, उन्होंने बोल दिया कि अब हम कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे, कोई भी टैक्स नहीं देंगे। जो गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया है उसको हम बिल्कुल पे नहीं करेंगे जब तक सरकार कोई इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल नहीं बनाती, या फिर जितना हम दे रहे हैं उसको अगर उसी को फुल पेमेंट मानना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके आंदोलन क्या कर दिया, किसानों ने डिसाइड किया, क्या बोला कि अब जब तक पेमेंट नहीं करेंगे, जब तक सरकार कोई इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल नहीं बनाएगी, या फिर जो पेमेंट दे रहे हैं उसी को फुल पेमेंट मानना पड़ेगा। ये चीज़ें इन्होंने क्या कर दी, डिसाइड कर दी। ठीक है, मतलब जो भी पेमेंट दिया जा रहा है उसी को फुल पेमेंट मानना है, और साथ के साथ में एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा ताकि वो डिसाइड करेगा कि टैक्स कितना रखना है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया गया था बारदोली नाम की जगह पर। ठीक है, और ये भी कहा गया यहाँ पर, ये भी एक मतलब ऑर्डर निकाल दिया गया कि जो भी किसान इस मूवमेंट को अपोज करेगा या किसान जो अंग्रेजों को टैक्स देगा उसको सोशल बॉयकॉट फेस करना पड़ेगा। मतलब समाज से उनको बहिष्कार कर दिया जाएगा, कोई भी उनसे बातचीत नहीं करेगा, तो सोशल बॉयकॉट भी उनको फेस करना पड़ सकता है। रिजल्ट ये रहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम था मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन। और ये कमीशन इसलिए बनाया था ताकि रियलिटी जांच की जा सके कि वाकई में चिंता क्या है किसानों की, क्या मतलब टैक्स वाकई में कम करने की ज़रूरत है। तो कमीशन बनाया मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन, और फिर फाइनली लैंड रेवेन्यू को घटाकर कितना कर दिया, मात्र 6.03% कर दिया। और जो भी ज़मीन किसानों से छीनी गई थी उस जमीन को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। और इसी स्ट्रगल के दौरान, बारदोली सत्याग्रह के दौरान, जो महिला किसान थी, ध्यान देना, महिला किसानों ने वल्लभ भाई पटेल को एक उपाधि दी, सरदार की उपाधि। ध्यान देना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार लगाते ना वल्लभ भाई पटेल, तो वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी गई थी
उस सरदार की उपाधि इसी बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहाँ की महिला किसानों ने दी थी, क्योंकि सरदार का मतलब जो लीड करने वाला, जो लीडर होता है उसको क्या बोलते हैं, सरदार बोलते हैं। तो इस समय किसान आंदोलन को लीड कौन कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी लीड कर रहे थे, तो इसलिए इनको सरदार की उपाधि यहीं से मिल जाती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा बाकी चीज़ें तो मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर्स में पढ़ाई दी है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय सबसे बड़ी समस्या थी कि कैसे प्रिंसली स्टेट्स को एक किया जाए, कैसे प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन किया जाए ताकि भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहे। इस डिफ़िकल्ट टाइम में ये जिम्मेदारी ली जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ये कोई इतना मजाक वाला काम नहीं था या बहुत आसान काम नहीं था, बहुत जटिल काम था, बहुत डॉन्टिंग टास्क था जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कंप्लीट किया। डॉन्टिंग टास्क क्यों था, क्योंकि 565 प्रिंसली स्टेट्स को मिलाना वाकई बहुत बड़ा टास्क था। क्योंकि आप सोचो 565 प्रिंसली स्टेट्स जहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, इन सबको एक धागे में पिरोना बहुत वाकई में बहुत ज़बरदस्त टास्क था। इसीलिए तो उनको बोला जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। और ही इज ऑल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो अप्रोच थी रिगार्डिंग प्रिंसली स्टेट वो बिल्कुल क्लियर थी। वो चाहते थे कि जो आज़ाद भारत होगा, आज़ाद भारत में सारे प्रिंसली स्टेट एक होंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल क्लियर थी। और वो नहीं चाहते थे कि देश की इंटीग्रिटी के साथ, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ वो नहीं चाहते थे। उन्होंने पहले ही क्लियर कर लिया कि जो भारत बनेगा वो एक भारत बनेगा, टुकड़े टुकड़े ज़्यादा नहीं होंगे। तो अपनी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल प्रोनेस, फोरसाइटेडनेस, आउट ऑफ 565 प्रिंसली स्टेट मैनी had already given their consent to merge with India even before achieving the independence। मतलब इनकी जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था, डिप्लोमेटिक जो मतलब राजनीतिक, डिप्लोमेटिक मतलब जो कूटनीतिक जो होती है क्षमता, कूटनीतिक जो क्षमता होती है, और फोर साइटेडनेस का मतलब होता है जो दूरदर्शिता। तो इनके इन गुणों की वजह से मतलब इनका जो एक्सपीरियंस था, कूटनीतिकता थी और जो दूरदर्शिता थी, इन सारे गुणों की वजह से ही 565 प्रिंसली स्टेट्स में से बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स तो ऐसे थे जिन्होंने आज़ादी से पहले ही डिसाइड कर लिया कि वो किस में मिलेंगे, भारत में मिलेंगे, वो अलग नहीं रहेंगे। मगर 3 स्टेट ऐसे थे, 3 नालायक ऐसे थे जिन्होंने बोल दिया कि नहीं भाई, हम तो बिल्कुल भारत के साथ नहीं मिलेंगे। उन तीनों में एक था हैदराबाद, दूसरा था जूनागढ़ और तीसरा था आपका कश्मीर। तो इन तीनों ने तो बोलते हैं कि भाई हम तो बिल्कुल नहीं मिलने वाले। तो इनकी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या चलाया था, यहाँ पर चलाया था ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो चलाया था, तब जाके इसको मर्ज किया गया था। जूनागढ़ में यहाँ पर आपको पता है प्लेबिसाइड कराया जाता है, तो जनता बोलते हैं कि यस वी वांट टू मर्ज विद इंडिया, ये हो जाता है। जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे जो महाराजा हरी सिंह थे वो कहते हैं कि भाई नहीं, हम ना तो पाकिस्तान के साथ मिल रहे ना ही हिंदुस्तान के साथ मिल रहे। जब यहाँ पर अटैक हो जाता है, पाकिस्तानी अटैक कर देते हैं, ज़मीन छीनने लगते हैं, तो दौड़े दौड़े आते हैं इंडियन गवर्नमेंट के पास कि भाई बचाओ बचाओ। पटेल साहब के पास आते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी के पास आते हैं कि भाई हमें बचाओ। तो इन्होंने कहा क्यों बचाएं भाई, पहले साइन करो, क्या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करो, तब बचाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने जब वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, तब फिर भारत ने अपनी वहाँ पे मिलिट्री भेजी और फिर पाकिस्तान को पीछे धकेलना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो वो पूरी की पूरी कहानी है। ओके, तो अंडर हिज लीडरशिप इंडियन फोर्सेस कंपेल्ड हैदराबाद एंड जूनागढ़ टू मर्ज विद इंडिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में ही जो भारतीय फोर्सेस थी, उन्होंने हैदराबाद और जूनागढ़ को मजबूर कर दिया कि भैया भारत के साथ मिलना ही मिलना पड़ेगा, ठीक है ना। अब पाकिस्तान का इंटेंशन क्या था, पाकिस्तान का इंटेंशन ये था, पाकिस्तान में जो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी थ्योरी कौन सी थी, 2 नेशन थ्योरी, ठीक है। तो 2 नेशन थ्योरी थी। 2 नेशन थ्योरी क्या कहती थी कि भारत क्या है, मतलब 1947 से पहले की बात कर रहा हूँ, भारत क्या है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे 2 प्रकार के लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं और मुस्लिम। और ये 2 नेशन थ्योरी का मानना था कि मुस्लिम्स के लिए एक अलग से कंट्री होना चाहिए, पाकिस्तान। तो इस चीज़ से बिल्कुल वाकिफ थे, मतलब सरदार पटेल जानते थे इन सारी चीज़ों को। तो उनकी कश्मीर के मामले में जो अप्रोच थी वो बाकी लीडर्स की तुलना में डिफरेंट थी, ठीक है। अगर सरदार पटेल को कश्मीर का मुद्दा दिया जाता तो वो भी इसको तभी की तभी रिजॉल्व कर देते, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है। तो हैदराबाद को, जैसे हैदराबाद को उन्होंने मिलिट्री एक्शन लेकर मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर मर्ज किया था,
तो वो भी मतलब वो यही चाह रहे थे कि कश्मीर का इंटीग्रेशन भी मिलिट्री ऑपरेशन के थ्रू किया जाए, मगर कुछ कारणों की वजह से सरदार पटेल इसको मिलाने में कश्मीर को भारत के साथ मिलाने में सक्सेसफुल नहीं रहे। क्योंकि कश्मीर में किसने इंटरवेंशन किया था? हमारे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें इंटरवेंशन किया था, वो खुद गए थे वहाँ पर, ठीक है। और इस मैटर को वो कहाँ पर ले जाते हैं? यूएनओ में भी ले जाते हैं, ठीक है। और यूएनओ में ले जाके और फिर मतलब भसड़ फैल जाती है। तो अगर ये मैटर भी सरदार पटेल को दिया जाता कि जाओ भैया कश्मीर को भी मिला दो हैदराबाद की तरह, तो ऐसा मानते हैं ज़्यादातर लोग कि कश्मीर की प्रॉब्लम तभी की तभी सॉल्व हो जाती। खैर कोई बात नहीं। तो सरदार पटेल हमेशा एस्टाउंडिंग लीडर रहेंगे और इनको कुछ फीचर्स की वजह से जाना जाता है, इनकी कुछ विशेषताओं की वजह से जाना जाता है। नेशनलिस्ट, कैटालिस्ट और रियलिस्ट, ये इनके 3 फीचर हैं और इसी की वजह से इंडियन हिस्ट्री में इनको बोला जाता है एनसीआर। क्या बोला जाता है? एनसीआर। नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी नेता हैं, कैटालिस्ट हैं जो मतलब समय के हिसाब से चीज़ों को चेंज कर देते हैं, ठीक है। और रियलिस्ट मतलब रियलिटी में बिलीव करते हैं, और आइडियलिस्ट नहीं है, रियलिस्ट हैं जो मतलब करंट सिचुएशन है उसी के आधार पर ये क्या लेते हैं? एक्शन लेते हैं। तो इसी वजह से इनको बोला जाता है एनसीआर, इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में। तो सरदार पटेल के बारे में बस इतना ही है। और यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा जो एडेड टॉपिक था, जो नया टॉपिक ऐड किया गया था, वो भी कंप्लीट कर दिया है और चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। और बस अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।